BB5. Question number 1. So what is H subcell? कौन सा था? SPDFGH ऐसे होगा ना? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या था? इसका L का वैल्यू 0, इसका 1 2 3 4 5 एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का क्या फॉर्मूला था? 12 + 1. H सबसेल ये होगा 2 × 5 + 1 मतलब 11. तो 11 कोई आंसर है? हाँ ए है ना. इसको थर्ड नहीं हुआ. p ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड में बोला था कि उसकी डीजेनेसी ओवर हो जाएगी. जैसे px py pz रिकॉर्डिंग ऑन किया था मैंने. वेट. यस ये डीजेनरेट है जिससे हंस रूल ने बताया था. हंस रूल के समय डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब सेम एनर्जी लेवल. ये हो गया जब सेम एनर्जी लेवल हो. इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जैसे कि जीमान इफेक्ट में क्या आता है? ये 1s हो गया, ये 3p हो गया. तो यहां से जंप करेगा तो क्या होगा? एक ही लाइन मिलता कहीं से जंप करे तो. 1 स्पेक्ट्रल लाइन. इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों का एनर्जी लेवल अलग अलग हो गया और ये 1s हो गया. ये 3px 3py 3pz सब अलग अलग एनर्जी लेवल का हो गया. तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन आ गए. डिफरेंट वेवलेंथ. ये इसी का नेम था जीमान इफेक्ट. बोर यही नहीं समझा पा रहा था कि ये कैसे हुआ. उसके अकॉर्डिंग 3p का एक और 3p का एक ऑर्बिटल वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एक ही लाइन आता है 3p से 1s में. और उसने बताया मैग्नेटिक फील्ड में डालने के साथ बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइन आ रहे हैं, बहुत सारे वेवलेंथ आ रहे हैं क्लोजली स्पेस, सब आजू बाजू माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा. इसका मतलब उसके अंदर ही कई एनर्जी लेवल बन जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में. तो बाद में ये जो आया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता पाया कि क्या हुआ. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इसका ओरिएंटेशन 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन में बढ़ जा रहा है. तीनों की एनर्जी अलग हो जा रही है, डिफरेंट वेवलेंथ आ रहे हैं. इसी तरह 3D है. 3D में पांचों ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल के डीजेनरेट है. बट जैसे मैग्नेटिक फील्ड में डाला क्या होगा? सबके सब वहां से अलग अलग एनर्जी लेवल का हो जाएगा. dxy dyz dxz इस तरह से सबकी एनर्जी अलग अलग हो जाएगी पांचों की. क्लियर हो गया? तो इट बिकम्स नॉन डीजेनरेट. ओके. फर्स्ट और थर्ड ये दोनों हो गया. उसके बाद कौन सा डाउट है देखें. ये क्लियर हो गया अभी इतना? ओके. मेरे पास सॉफ्ट कॉपी केवल उसी का करो अभी. हार्ड कॉपी बाद में यदि कोई क्वेश्चन अलग है तो उसका फोटो खींच के भेजना तब बता पाऊंगा. दो अलग अलग मॉड्यूल है अलग जगह के. ये मॉड्यूल जयपुर वाले होंगे और हार्ड कॉपी आया होगा शायद एलन कोटा का आया होगा. कोटा अलग जयपुर अलग. मुंबई का भी अलग चलता था. और हर जगह के बुकलेट एक से एक बढ़ के एक है. फर्स्ट एंड थर्ड हो गया. क्वेश्चन थर्ड 21 एंड 32. 21 4 भी है. 4 और 11. ओके. 4 11 4 11. ओके तो पहले 4 और 11 करते हैं. ओके. Which one of the following represent the correct set of quantum number of a 4D electron? 4D इलेक्ट्रॉन है तो n का वैल्यू 4 होना चाहिए. l का वैल्यू क्या होगा? SPD. l का वैल्यू कितना होता है? 2 ना.
तो 4,2 से स्टार्ट होना चाहिए, कौन सा होगा? 4D मतलब 4 और 2, 4 2 कौन सा होगा? दो ही है, बी या डी, राइट? अब बी और डी में जाओगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एन, एल का वैल्यू क्या होता है? एन से छोटा होता है। तो डी के लिए तो एल फिक्स है, 2 ही होगा। और एम का वैल्यू कितना होगा? डी के लिए एम के 5 वैल्यू थे, माइनस एल से प्लस एल, -2, -1, 0, +1, +2, राइट? जिन्होंने उसी दिन अटेम्प्ट किया होगा, जिस दिन पढ़ा होगा, उनका आराम से हो गया होगा। बाकी लोगों ने 2-3 दिन बाद अटेम्प्ट किया होगा तो सब भूल गए होंगे, उनसे नहीं हो रहा होगा। इसलिए जिस दिन कराया जाए उसी दिन सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, ये याद रखना आईआईटी के लिए। एल का वैल्यू -2 से लेके +2 के बीच होना चाहिए, -2, -1, 0, +1, +2 एम का वैल्यू। तो बी में तो फिजिबल है, 1 है, और डी में भी फिजिबल है, 1 है एम का वैल्यू। और एस का वैल्यू 0 दिया हुआ बी में, वही फिजिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा फिर? तो डी जाएगा ना। ये किसका डाउट था? त्रिशा। हाँ त्रिशा, क्लियर हुआ? अच्छा, डिफरेंट इन हार्ड कॉपी, तुम उन्होंने हार्ड कॉपी से कर लिया, वो है ही नहीं मेरे पास। सॉफ्ट कॉपी खोलो अभी, सॉफ्ट कॉपी से बताओ और क्वेश्चन नंबर कौन सा है उसका, या वो क्वेश्चन है भी कि नहीं है। पहले देख लो ना, तुम लोग क्वेश्चन कुछ और पूछना चाह रहे हो, आंसर मैं किसी और का बता रहा हूँ। सॉफ्ट कॉपी से जो डाउट है वो करो। मैंने बोला भी था सॉफ्ट कॉपी से कर लो, वो सब हार्ड कॉपी बाद में कर लेना। वो तब तक डाउट नहीं कर पाएंगे, सबका हार्ड कॉपी से डाउट है। सॉफ्ट कॉपी से किसी का डाउट है तो पूछ लो वो। सॉफ्ट कॉपी से ना, 2021, ओके। जिसका भी सॉफ्ट कॉपी का डाउट हो वही पूछो अभी। ट्वेंटी, maximum number of possible electron in any orbital is always 2, 20 ना। तो maximum number of electrons in 3D z square orbital, px orbital, pyz orbital, जो भी ऑर्बिटल हो, ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना होगा? 2। तो ये बता भी दिया था मैंने, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3D सबसेल इज इक्वल टू 10। मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D, यहाँ पे ऑर्बिटल हो जाए तो 2। किसी भी ऑर्बिटल की बात करें तो इतना, सबसेल की बात करें तो इस तरह से, पी सबसेल 6, पी ऑर्बिटल 2, ये मैक्सिमम नंबर। ओके, तो 20 का आंसर क्या होगा? 2 आएगा, राइट? 21। हाँ, ये पॉइंट एकदम याद कर लेना, 21 का प्लस हाफ और माइनस हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट्स 2 क्वांटम स्पिन स्टेट। इसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है, मतलब कोई एग्जांपल लेके नहीं बता सकते हो कि कैसे है। जैसे कई बुक में रॉन्ग एग्जांपल दिया हुआ था कि जैसे सन है, अर्थ उसके अराउंड रोटेट करता है, बट अपने एक्सिस पे रिवॉल्व भी करता है। ऐसा कोई उसका फंक्शन नहीं है कि अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक कम्प्लेक्स चीज है, इसका कोई एनालॉग नहीं है, मतलब कोई एग्जांपल नहीं दे सकते इसका कि कैसा है क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। इसका आंसर डी होगा। ओके, और कौन सा है? 2032, ठीक है। CO3+ का कंफिग्रेशन,
BB4 से क्या किया था, हो गया है सबका, ओके। होमवर्क दिया था, उसका डिस्कशन बाकी है BB4 का, ओके। 21 21 तो बता दिया अभी। 10th और 32, 10 और 32 तुम लोग बोल रहे हो, ओके। देखो 10 कहाँ पे है? द टोटल स्पिन रिजल्टिंग इन D7 कॉन्फ़िगरेशन इज, टोटल स्पिन कितना आएगा D7 लिख के देखो। सबको ऐड कर देना, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ। 3/2, ओके। 3/2 ही आएगा ना। 10 है। D7 कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, इसके लिए हंट्स रूल चाहिए। उसने बताया था कि सबको सिंगली फिल करो, देन पेयरिंग अप करो। तो सिंगल फिल करने में ऐसे फिल करते जाओ एक एक करके, 5 तो हो गए, 6, 7, और सबको एंटी क्लॉकवाइज फिल करो, देन क्लॉकवाइज से पेयरिंग करो। उसने बोला था सेम स्पिन से फिल करना था, तो सबको एंटी क्लॉकवाइज जैसा फिल कर दिया, एंड देन इधर किया। तो टोटल स्पिन ऐड कर दो तो सिग्मा एस का वैल्यू कितना होगा। अभी 10th का आंसर बताओ। तो वो प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा, या इधर इसको लिख सकते हो +3/2 और -3/2 दोनों होगा। तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। ऐड करते जाओ, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, और 2 है माइनस हाफ माइनस हाफ, ये दोनों मिलके 0 हो गए। ये प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, यही तीनों का +3/2 ना, या यही तीनों का -3/2 ना, ये दोनों 0 हो गए। 10th क्लियर हो गया अभी, ओके। 32, 11 तो बताया ना अभी। चिन्मय आई थिंक 11 बताया था ना अभी, नहीं 11 नहीं बताया था, कोई और बताया था, ओके। ठीक है, तो 11 भी देख लो। गिवन दैट KLMN 2, 8, 11, 2 ऐसे है, मतलब K सेल में 2 है तो 1s2 हो गया, L सेल में 8 है तो क्या होगा 2s2 2p6, L सेल में 2s और p दोनों होते हैं, M में spd तीनों होते हैं, ऐसे है ना। N में spdf होता है। फर्स्ट में फर्स्ट में जाओगे तो एक फर्स्ट सबसे में एक ही सबसेल होगा S, सेकंड सेल में जाओगे तो 2 सबसेल होगा S और P, थर्ड में जाओगे तो SPD होगा, फोर्थ में SPDF होगा, 5 में SPDFG होगा, 6 में SPDFGH, ऐसे आएगा, राइट। तो इसका कितना हो जाएगा, कौन सा कर रहा था हम लोग, 11 था, तो ये 1s2 2s2 2p6, इसका कितना होगा 3s2 3p6, और 3D में 3 जाएगा, और n मतलब 4s2, KLMN 2 8 11 2, ओके। तो कैसे फिल करना था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 4s पहले फिल होता है, देन 3D फिल होता है, यही है ना। तो ये 2 यहाँ पे गया, ये 8 इसका हो गया, और ये 4s2 इसका हो गया, और ये जो 11 है ये कितना होगा 3s2 3p6, और 3D में कितना होगा 2 + 6 8, और 3 कर दिया तो 11 हो जाएगा। तो ये 11 का था, यही था ना कॉन्फ़िगरेशन, 4s पहले फिल होता है देन 3D, इसीलिए 3D पूरा 18 नहीं आ पाता, और
3s2 3p6 8 आएगा, उसके बाद 2 भरने के बाद ही कुछ आता है। तब किस क्वांटम नंबर पूछ रहा है वो देखो 11 है। L इक्वल टू 2 में कितना होगा? L इक्वल टू 2 मतलब कौन सा ऑर्बिटल हो गया? L इक्वल टू 2 मतलब d सबसेल। L इक्वल टू 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d। L इक्वल टू 2 मतलब d है, तो d कौन सा हो गया? 3d हो गया। और कोई है क्या? नहीं है ये। इसमें कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 11 क्लियर हो गया? ओके हाँ 32 में क्या था? लास्ट में ही है। In the ground state of 24 chromium, 13 electron has spin in the one direction, 11 in the other direction, one direction other। अच्छा एडवर्स डायरेक्शन बताना है कि कौन सा किस डायरेक्शन में। तो 20 देखो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन बताया था मैंने, कैसे हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया? आर्गन। देन 4s2 3d4, बस ये एक्सेप्शन हो जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है? 4s1 3d5, ये राइट हो जाता है। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? कितने क्लॉकवाइज सेम स्पिन वाले, कितने अपोजिट स्पिन वाले, वही तो काउंट करना है। पी में टोटल 3 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे। 3s में भी ये कौन सा हो गया? 1s 2s 2p 3s 3p6, देन 4s, देन 3d5। हाँ बताओ, एक स्पिन वाले कितने हैं, अपोजिट स्पिन वाले कितने हैं? मैंने सारे या तो क्लॉकवाइज या सारे एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो। ये लास्ट वाला कैसे हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, बाकी तो पेयर्ड है। एक जैसे स्पिन वाले कितने हैं, काउंट कर लो। ओके डाउट्स आए हैं बताओ। कंसिडर ओनली 1s2। अच्छा अच्छा, पूरा नहीं मैंने पढ़ा, उसने केवल n इक्वल टू 1 पूछा था। n इक्वल टू 1 में बताओ क्यों। अच्छा देख लेते हो क्वेश्चन। क्रोमियम का 1s2 4s में एक इलेक्ट्रॉन है। सो 1s2 ओनली n इक्वल टू 1। कौन सा कर रहे थे हम लोग? 32 इन ग्राउंड स्टेट ऑफ 24 क्रोमियम। तो इसने 1s कहाँ बोला है तुम लोग को? उसने क्रोमियम में बोला है ना। ये कहाँ बोला है 1s? उसने बोला ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम, वो लिख दिया मैंने। अब उसने बोला कि कितने इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज वाले होंगे, कितने एंटी क्लॉकवाइज वाले होंगे, ये पूछा है ना। बोर का n इक्वल टू 1, बट वो तो सिर्फ क्रोमियम लिखा है। हाँ ऑल कंसिडर, क्रोमियम मैग्नीशियम जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। पूछे कि सारे क्लॉकवाइज स्पिन वाले कितने, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाले कितने। हाँ 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने
कुछ और लिख दिया क्या जो तुमको, रुको रुको, हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन मैंने 4s1, अच्छा 4s में एक है तुम ये बोल रहे हो, हाँ तो लिखने में मेरा रॉन्ग हुआ है, 4s2 3d4 है, यहाँ तो लिख दिया है। अरे उतना मिसप्रिंट समझो तुम लोग कि ये जो हो गया ना कि ये 4s1 है, यहाँ पर तो लिखने में वही लिखा हुआ है ना 4s1, उसके लिए इतना कंफ्यूजन के सर 4s1 ऑनली पूछा हुआ, सबका मिला के पूछा हुआ कितने क्लॉकवाइज कितने एंटी क्लॉकवाइज है बताओ, काउंट कर लेता हूँ इतने डाउट से अच्छा, 1 2 3 4, क्लॉकवाइज काउंट कर रहा हूँ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और अपोजिट वाले कितने हो जाएंगे वो काउंट कर लो, अपोजिट वाले के लिए हाँ 9 है ना, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 है, तो 14 सेम स्पिन, सेम स्पिन मतलब क्लॉकवाइज नहीं लिख सकते, और 9 अपोजिट स्पिन, यही है ना, कोई क्लॉकवाइज कोई अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये लास्ट वाला क्या था, या तो ऐसे भी लिख सकते थे या एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते थे, ओके, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ 15 सेम स्पिन 9 अपोजिट स्पिन, राइट, डन है, डिफरेंस 6 का है तो फिर 9 का ही होगा, वो सब देखने के साथ आंसर आने लगेंगे, अभी तो मैं लिख रहा हूँ काउंट कर रहा हूँ, हाँ, और कौन सा था, 15, नहीं वो तुम आंसर बोल रहे हो 15 सेम स्पिन, ओके, आंसर इज सी और डी, ओके, डी भी हो सकता है क्या, डी में क्या दिया, 32 कर रहे थे, 15 इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंड 9 इन एंटी क्लॉकवाइज, नहीं ये रॉन्ग हो गया, यही तो बताया, तुम ये नहीं बोल सकते कि कितने क्लॉकवाइज कितने एंटी क्लॉकवाइज, ओमकार, यही तो नहीं बोल सकते हैं, ये लास्ट वाला, लास्ट मैंने भी लिखा है ना, जो लास्ट 5 है वो क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी, तो 14 यदि ऊपर वाले तक का कंसिडर करो तो 14 क्लॉकवाइज, 14 नहीं 15 आया था ना, 15 क्लॉकवाइज, तो 9 क्या होगा, 15 क्लॉकवाइज तो 9 एंटी क्लॉकवाइज, या फिर नीचे वाले को कंसिडर करो, इसको कंसिडर करो तो 15 एंटी क्लॉकवाइज तो 9 क्लॉकवाइज, किसको ले रहे हो उस पर डिपेंड है, तो डी नहीं लिख सकते, क्लियर, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी का, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा डाउट है देखें, 34, ओके, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn4 प्लस आयन, ये तो लिखना बताया था तुम लोग को, किसी आयन का कैसे लिखना है, बोला था लिखने में भी रॉन्ग करोगे तुम, Mn का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, 4s2
3d5। मैंने बोला था शॉर्टकट में कैसे लिखना है, एटॉमिक नंबर याद है तो ये 4s है, 4s2 और ये 3d5 है, ये लिखा है ना 4s2 3d5। और ये क्या है, आर्गन। तो मोस्टली हम लोग को बस लास्ट वाले से मतलब होता है। mn का कंफिग्रेशन क्या हो गया, और बुक में ऐसा भी लिखा रहेगा, आर्गन 4s2 3d5 ऐसे ना। mn+1 का कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकालना, आर्गन 4s1 3d5, mn+2 का आर्गन 4s0 3d5, mn+3 का आर्गन 4s तो खाली हो चुका, 4s0 रहेगा, 3d4 कर देना, mn+4 का आर्गन 4s0, अब d से एक और निकल गया 3d3, ऐसे लिखना बताया था ना 34। देख लो आंसर क्या है। CO3+ का कंफिग्रेशन NCr हो भी सकता है, किसी दो का सेम हो सकता है, नहीं ये 3d3 किसी और से मैच करेगा, ये भी किसी से मैच करेगा। तो तुम दो का पूछ रहे हो, क्रोमियम और ये लिख के बता दो, है ना, CO3+ का क्या होगा। ओके, कोबाल्ट का क्या है 27, तो 4s2 3d7, इसका कंफिग्रेशन क्या होगा, आर्गन 4s2 3d7। ऑल आयंस आर अनस्टेबल, कोई भी आयन स्टेबल नहीं होता। हाँ, तो ये 3d7 हो गया, तो तुम्हें 3+ का चाहिए था, तो कहाँ से एलिमिनेट करना होगा, ये मैंने बोला था, ये बहुत प्रैक्टिस से आता है कि 4s से पहले निकालना, ये मिस्टेक होता ही रहता है, इसीलिए आईआईटी में आते रहते हैं। 3d7 है, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल चुके हैं, एक और 3d6 ऐसा। अब तुम किसका बोल रहे हो, फिर क्रोमियम का, क्रोमियम का लिखेंगे तो क्या आएगा, आर्गन 4s1 3d5, नहीं दोनों का सेम नहीं, अलग अलग है देखो। नहीं, हमेशा 4s से पहले बाहर करना, देन 3d से। एक रूल याद कर लो, 4s पहले बाहर हो जाए तो ही 3d से बाहर करना। तो 27 का आंसर पूछ रहे हो कि ऐसी दोनों हो सकता है, क्या देखें। आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना था, √n × n+2bm, यही था ना। ओके, तो ये बताओ कि किसमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट दोनों में सेम आना चाहिए, किसका सेम आएगा, देखो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट बताते जाओ, Zn का, कॉपर का, CO Ni Mn CO Mg Sc, सबका थोड़ा मैग्नेटिक मोमेंट लिखो तो ऑल ऑफ यू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया Zn2+ का, Zn 30 है, तो 4s2 तक तो बताया था, 20 हो जाता, 3d10 यही होगा ना। Zn2+ और Cu+ है, Zn2+ क्या हो जाएगा, 4s0 3d10, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n के वैल्यू 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 ही रहेगा ना, ये तो डायमैग्नेटिक हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट ही क्यों निकालना।
Cu प्लस, कॉपर का पहले कितना है 29, ये तो एक्सेप्शन था, लर्न करना था। 4s1 3d10 Cu प्लस 4s0 3d10, इससे पहले वाले तो फिल ही है, मतलब यहाँ तक आर्गन लिख देंगे ऐसे, आर्गन कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ये भी डायमैग्नेटिक है, म्यू का वैल्यू 0। ओके 27 में CO2 प्लस और Ni2 प्लस, CO2 प्लस और Ni2 प्लस। ट्वेंटी सेवन ऐसा होता है, 28 यही रहता है ना। ये 4s2 3d7 है, अभी कितना हो जाएगा 4s0 3d7, और ये कितना बच जाएगा 4s0 3d8। तो 3d7 होगा तो कैसे होगा n का वैल्यू, ये सबको सिंगल फिल कर दो, देन पेयरिंग कर दो, n का वैल्यू 3 होता है इसका। और 3d8 का कितना हो जाएगा n का वैल्यू, सबको सिंगल फिल करो, देन पेयरिंग करें, तो n का वैल्यू 2 होगा। मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग आएगा ना, √3 × 5 pm यही होगा ना, इसका √2 × 4 pm। ओके सी में कौन सा है, Mn4 प्लस और CO2 प्लस, Mn4 प्लस और CO2 प्लस। Mn25 है, CO27 है, लास्ट में क्या बचेगा आप बताओ। 4s2 3d5 था, 4s2 3d5, अब कितना हो जाएगा 4s0 3d3, n का वैल्यू 3 हो गया। इसका क्या है 4s2 3d7, दो बाहर चले गए, 4s0 3d5, तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, यही होगा ना। इसमें 5 अनपेयर्ड, इसमें 3 अनपेयर्ड, यही होगा ना। पहले में भी अलग था, CO2 प्लस Ni2 प्लस। कौन सा कर रहे थे 27, Mn4 प्लस और CO2 प्लस था, मैंने कौन सा लिया था। हाँ ठीक, तो 4s2 3d5 था, तो 4s0 हो गया, 3d5 में से भी दो निकल गए, 3d3 थे, तीन ही अनपेयर्ड बच गए, तीनों के तीनों। CO2 प्लस, ठीक है, तो ये भी डिफरेंट होगा। ओके फिर डी में क्या है, डी में Mg2 प्लस और Sc प्लस। Mg2 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट और Sc प्लस, इसमें सेम वाला कौन सा आ रहा है देखो, एक और है वो भी कर लो। Mg2 प्लस और क्या है Sc प्लस, ये है ना। मैग्नीशियम 12 होता है, ये कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, 3s2 के जगह 3s0 हो गया, मतलब ऑल पेयर्ड अप, ये सब तो पेयर्ड होगा। n का वैल्यू 0, डायमैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है 0 होता है। Sc प्लस का लिखना है, तो पहले तो स्कैंडियम का लिखे, फिर Sc प्लस लिख पाओगे। तो स्कैंडियम कितना होता है 21, ये हो जाएगा आर्गन, आर्गन तक तो सेम रहेगा, 4s2 3d1, और Sc प्लस का लिखोगे, ये कितना हो जाएगा आर्गन 4s1, S से ही पहले बाहर जाएगा 3d1, n का वैल्यू 2 होगा, तो इसका भी पेयर का डिफरेंट होगा। अच्छा पिछले पेज पे रॉन्ग लिखा है सी ऑप्शन का, ठीक है देखते हैं। सी में हाँ आप बताओ।
क्या रॉन्ग लिखा हुआ है सी में, बताओ। एक मिनट आ देते, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेंगे फिर बताता हूँ। हाँ, वो तो 3D7 था ना, 2 निकला था, तो 3D7 कर दो, लिखने में रॉन्ग हो गया। ये 4:3D7 था, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4s0 3D7 हो गया, 3D7 हो गया तो n के वैल्यू वापस 3 आ जाएगा। हाँ, 3D7 में 5 इलेक्ट्रॉन करो, एक एक करके, फिर पेयरिंग कर दो, पेयरिंग करोगे तो 2 ही पेयर्ड हो पाएंगे ना, सिंगली सबको फिल करो। n का वैल्यू 3 आएगा इसमें, तो इसका भी सेम होगा। देख लो तो अभी आंसर क्या होना चाहिए। ओके। हाँ तो 4s0 और क्या था ऊपर लिखा था, नीचे 5 का भी राइट है। इज देयर ए स्पेसिफिक सिंबल फॉर बोर मैग्नेटिक, म्यू का वैल्यू लिखते हैं, उसका वैल्यू आता है H/4πme, बट उसकी जरूरत नहीं है, तो वो लिख देता हूँ, तुम कुछ ही लिख रहे हो तो। बोर मैग्नेटन, छोड़ो उसकी क्या जरूरत पड़ेगी। हाँ अनुष्का, एक मिनट। अच्छा चलो बता दो पहले तुम। हाँ बोलो। एक्चुअली मुझे एक डाउट है कि अगर वो लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन 4s to 3d3 हुआ तो वो 4s का जो 2 है वो 3 मतलब 2 + 3 5 नहीं हो जाएगा? 4s2 3d3 है, फिर 4s। वो 2 + 3 होके 3d5 नहीं हो जाएगा? नहीं, केवल एक्सेप्शन क्रोमियम कॉपर है, बाकी भूल जाओ सब। अच्छा, ओके। केवल 2 ही एक्सेप्शन है। थैंक यू सर। यार नहीं। हाँ ये बताओ, बोर मैग्नेटम का सिंबल उसकी जरूरत नहीं है जो तुम बोल रहे हो, क्या बोलते हैं बोर मैग्नेटम, ये वैल्यू आता है इसका, इसको बोलते हैं ना बोर मैग्नेटम। इसको सॉल्व कर सकते हो, ये तो मतलब एक वैल्यू आ जाएगा इसका, म्यू बी का। ओके ठीक है, तो इस तरह से लिख दिया हम लोगों ने, तो आंसर क्या होना चाहिए था, तुम्हारा क्या डाउट था कि आंसर शुड बी व्हाट, क्या गिवन है, क्या होना चाहिए, आंसर रॉन्ग दिया हुआ है क्या। ए और सी दोनों होना चाहिए, और गिवन क्या है।
तुमने लिखा था 27 का ए और सी दोनों होना चाहिए सेम वाला। अच्छा हाँ, तो ये तो तुम सही बोल दो, दोनों का। मैं ये पहले में ए में मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा तो वो तो लिखना ही पड़ेगा, और सी में भी मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा, कितना √15 ना। हाँ, तो सेम लेके चलना पड़ेगा। ओके ठीक है, और कौन सा है 27 के बाद? हो गया डन, BB5 डन। और किस में डाउट था? BB6 में? BB6 में कर लो, और क्वांटम नंबर वाले तुरंत हो जाएंगे, वो सब कर लो। ये 1 घंटे बचे हैं, थियरी करना होगा। BB4 में केवल बचा हुआ। अच्छा चलो बताओ, BB4 में कौन सा डाउट था? फिफ्टीन, 16, 17 लगातार नहीं हुआ, राइट? ईशान 16, आर्यन क्वेश्चन नंबर 2, किसका को 2? BB5, BB4 का ना? अनुष्का का 15, BB4 का 2 पहले करना पड़ेगा। ओके फोर्थ ऐड, अच्छा हाँ, ऐसा लोकेशन आता है। de Broglie wavelength of electron in fourth orbit of Be3 plus. De Broglie wavelength in the fourth orbit of question number 2, lambda of fourth orbit of B3 plus। आई थिंक यही क्वेश्चन है, एक बार देख लेता हूँ। फोर्थ ऑर्बिट ऑफ B3 प्लस आयन, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ B3 प्लस आयन, लैम्डा। तो लैम्डा का जो वैल्यू होता है वो होता है H/m(v), v किसका? फोर्थ का, राइट? और m(v4)R4 इक्वल टू NH/2 होता है। तो MV4 का जो वैल्यू होगा, अदर मेथड्स आर आल्सो देयर, इसमें जैसे सोच लो वैसा आएगा, 2πR4। और R4 का जो वैल्यू होगा R0 N²/Z, N का वैल्यू 4 का स्क्वायर बाई Z कितना दिया है, कौन सा था? B का Z का वैल्यू कितना होता है? HELIB, Z का वैल्यू 4 होता है, तो N²/Z ये आ गया 4R0, या इसको A0 लिखते हैं वो लोग, तो A0 लिख दो, 4A0। इक्वेशन 2, 3 से आ जाओगे तो R के जगह यहाँ पे क्या लिख दोगे? 4A0। फिर इसको फर्स्ट में लिख दो इक्वेशन 1 और 2 से, लैम्डा इक्वल टू H/MV4 का वैल्यू कितना हो गया? NH/2π कितना है? R4, R4 का वैल्यू कितना आ गया? 4A0। तो ये कितना हो जाएगा? H तो कैंसिल हो गया, और N का वैल्यू क्या है? NV तो दिया हुआ था ना, N कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। तो ये N को हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? 4। हाँ, 4H/2πR4, R4 इक्वेशन 3 से आ गया 4A0, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। तो MV4 का वैल्यू मालूम है, MV4 के वैल्यू में फर्स्ट में पुट कर दिया, H/MV4 का वैल्यू हो गया ये 4H/4πA0। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? H कैंसल, 4 कैंसल,
हाँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 कैंसल, h कैंसल, तो ये ऊपर आ जाएगा 2 पाई a नॉट आएगा। हाँ आंसर क्या आ रहा है, डी होगा, सी आ रहा है, कौन सा बोल रहे हो तुम लोग, देखने दो मुझे। आंसर, हाँ 2 पाई a नॉट आ रहा है ना, 4 4 कैंसल हो गया ना यहाँ। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक था। ओके ओके, नेक्स्ट करें। कैन वी सॉल्व बी इक्वल टू बी, और भी अदर मेथड आएंगे, मैंने एक मेथड बता दिया, तुम जैसे करो आ जाएगा आंसर। 15 16 17, चलो जल्दी करें, थियरी करना बाकी है अभी, ये 3 कर लेते हैं। Uncertainty in position is twice the uncertainty in momentum. Uncertainty in velocity will be what? ये होगा ना। ओके, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना होगा, 2 टाइम डेल्टा पी, तो डेल्टा वी का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा पी दिया हुआ 15। डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा पी, यही दिया हुआ है ना, तो डेल्टा वी का वैल्यू इक्वल टू व्हाट, तो गिवन क्या होता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू h/4 पाई, यही होगा। तो यहाँ पे डेल्टा वी पूछा हुआ है ना, तो डेल्टा पी तो लेकर आए, तो ये डेल्टा पी ही लिख सकते हो, 2 डेल्टा पी लिख सकते हैं, इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4 पाई, डेल्टा एक्स को 2 डेल्टा पी लिख दिया, तो डेल्टा पी का स्क्वायर आ जाएगा, और डेल्टा पी का वैल्यू कितना होगा, √h/8 पाई, यही होगा ना, 2 को इधर ले लो, h/8 पाई हो गया, फिर स्क्वायर रूट कर दो, और ये कितना है, m डेल्टा वी, √h/8 पाई, तो डेल्टा वी का वैल्यू कितना होगा, 1/m √h/8 पाई। ऐसा कोई आंसर हो तो देख लो। हम्म, उसने एच क्रॉस के टर्म में आंसर दिया क्या, ये थोड़ा बुला करके देखना होगा। एच सब है, हाँ तो एच के टर्म में कोई आ रहा है या एच क्रॉस के टर्म में आ रहा है, एच क्रॉस मतलब h/2 पाई, ये कहीं लिखा था कि नहीं। हम्म, ऐसे लिखते हो एच क्रॉस मतलब, देख लो कौन सा आंसर है। ऑप्शन सी। ओके ओके, सी आंसर है, ठीक है। 16 नहीं आया, ये क्या होता है, डेल एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू h/4 पाई, तो क्या रहेगा, मास दिया हुआ है ग्राम, ये एच, ओके, तो डेल्टा एक्स कितना हो गया, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ वेलोसिटी, अच्छा डेल्टा एक्स तो पूछा हुआ है, और डेल्टा वी दे दिया है, डेल्टा वी कितना लेना है, समथिंग परसेंट ऑफ डेल्टा वी कितना है, 3 × 10⁴, उसका 0.00 मतलब 10⁻³ डेल्टा वी कितना होगा, 3 × 10⁴ का कितना परसेंट, 0.001%,
मतलब इतना होगा डेल्टा वी। 3 × 10⁴ ही था ना, एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, और सब सेंटीमीटर ग्राम यहाँ पे भी तो सीजीएस यूनिट में लेके चल रहे हैं, ठीक है, सीजीएस यूनिट ले सकते हो। तो 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड है, उसका 0.001/100 इतना हो जाएगा डेल्टा वी। अब तुम्हें क्या करना है कि डेल्टा एक्स कितना होगा। डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इक्वल टू h/4 यही है ना। डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो गया वो कैलकुलेट करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁻21 यही है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन ले लोगे 10⁻⁻28 मास सीजीएस में ले रहे हैं, और इसको भी सीजीएस में ले लो, तब ये कितना हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड ना। सब तब सीजीएस में आएगा, तब डेल्टा एक्स सेंटीमीटर में आ जाएगा। इंटू 3 × 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ by 10⁻² by 6.626 इंटू 10⁻34 की जगह -27/4 इंटू 3.14। इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा एक्स आ जाएगा। देख लो, कोई डाउट है इसमें। ओके, इसमें डाउट नहीं है, 16 हो गया राइट। क्लियर। और कौन सा था? 17 भी ओके। 15 प्रणय का, 15 16 17 तीनों तुम्हारा डाउट है ओके। अब फिर तो ये वही क्वेश्चन हो गया ना, वेलोसिटी दिया हुआ है और उसका डेल्टा वी 1 मीटर पर सेकेंड है, तो डेल्टा वी ही चाहिए था ना, वी नहीं चाहिए, डेल्टा वी चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डेल्टा एक्स चाहिए था, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेना 9.1 इंटू 10⁻⁻31, डेल्टा वी ले लोगे 1 इक्वल टू h/4 सिर्फ कैलकुलेट कर दो। जैसे यहाँ डेल्टा वी कैलकुलेट करना पड़ा, वी का 0.001% है ना, और यहाँ डेल्टा वी डायरेक्ट 1 दिया हुआ, तो 17 अभी हो जाएगा ना। ओके, हाँ सेम लाइक लास्ट वन था। क्वेश्चन नंबर 7 7 देखो। अल्फा पार्टिकल de Broglie wavelength एसोसिएटेड विद द, कितना आएगा? ये तो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक किया होगा तुमने। V from the de Broglie wavelength associated with 7th alpha particle, हाँ, 17 की 7 में 7 देखने लगा था क्या? हाँ 7 ओके। लैम्डा का वैल्यू कितना होता है? h/√/h/mv, इसको लिखते हो h/√/2me के, और ये इसको एक्सलेट किया जाता है, इफ इट इज एक्सलेटेड बाय qv इट विल बी 2m qv, यही होगा ना। तो लैम्डा अल्फा पार्टिकल की बात करें, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस He2+ आयन, यही अल्फा पार्टिकल है ना, जो रुदरफोर्ड के समय बताया था कि इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ये कितना होगा? h/√/2m मास ऑफ हीलियम 2+, चार्ज ऑफ हीलियम 2+ और v। h का वैल्यू कितना होगा? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बाई √2 इंटू मास ऑफ हीलियम कितना होगा? 4 AMU। 4 AMU मतलब 4 इंटू
1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, यही है ना। एक ये कितना था, 1/Avogadro 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में था, किलोग्राम में 10⁻⁻27 किलोग्राम होगा। क्यू कितना होगा, 2 प्लस, मतलब 2 प्रोटॉन का चार्ज, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही होगा ना। और v बताना है तुम्हें, रेस्ट तो कैलकुलेशन रह गया फिर। क्लियर ना। तो ये सब का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर यूज कर लो, चल जाएगा। क्योंकि अपना जो डेटा है बहुत अनबैलेंस है। आईआईटी में डेटा बैलेंस आते हैं, ऐसे नहीं आते, नॉर्मल वाले आते हैं। यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता था, कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद मत करना, कंसेप्ट सीखने में टाइम करना कि क्वेश्चन कैसे होगा। कैलकुलेशन केमिस्ट्री के कैलकुलेटर से कर लो ये सब कैलकुलेशन। बाकी सबके लिए क्या होगा कि मैंने बताया था कैसे करना है। सबको इंटीजर मान के क्लोजेस्ट वैल्यू लेकर आ जाओ, ABCD में कौन सा क्लोजेस्ट आ रहा है वो देखना पड़ता है। ये इसमें भी ऑप्शन हो तो क्लोजेस्ट ढूंढ सकते हो, ऑप्शन तो इसमें भी है। ओके, अभी देख लेना क्या आंसर आ रहा है। ओके, बट 12.3 उसने फिक्स किया है। अच्छा, तो 12.3 एक डेटा था हम लोग का इलेक्ट्रॉन के लिए, कितना था वो, √150/v, 12.3/v। तो वो किसके कब आया था देखो, तब ये हो जाएगा, कैलकुलेशन करना नहीं है। फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा का वैल्यू क्या रखा था, h/√2m⁴ यही था ना। ये जो वैल्यू आ गया था, ये आया था √150/b, मतलब 12.3/√v, यही आया था ना। तो 12.3 कब हो गया, जब m का वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखोगे और q 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखा, तब ना। तो वो √150 आता था। हाँ, तो इससे कंपेयर करके कैलकुलेशन कर सकते हो कि ये कब आएगा। ठीक है, रेस्ट कैलकुलेशन हो तो कर लोगे। ओके, और कौन सा है फिर, 17th। 17 तो बता दिया ना अभी। हाँ गौरव, 17 जस्ट तो बताया कि 16 जैसा ही करना है। नहीं समझ में आया 17। 16 में डेल्टा वी कितना लेना पड़ा, 3 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.001/100, और यहाँ डेल्टा वी 1 ले हुए, और कोई डिफरेंस नहीं है। डेल्टा वी 1 हो गया, तो फिर तुम्हें वो डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू h/4 पाई। तो 16 जैसा ही हुआ ना। ओके, डन, सारे डाउट्स, सारे डाउट हो गए ना अपने, क्या और भी कोई है। ठीक है, चलो अब आगे थियरी देखते हैं, कहाँ तक किया था हम लोग ने। थ्योरेटिकल पार्ट कर लेना अभी। ओके, ग्राफ से स्टार्ट करना था ना। तो ग्राफ के लिए मैंने कहाँ तक, देखो नोट्स में देखो तो। हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चन बोले थे, क्वेश्चन है वो कर लेना। हाँ, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, नंबर ऑफ रेडियल नोड, एंगुलर नोड। हाँ, ये क्वेश्चन के बाद से करना था। मैग्नेटिक मोमेंट बता दिया था, √n इंटू l प्लस 2bm, लास्ट वही बताया था। ओके, अब दिया हुआ इसमें गिवन, अच्छा ये सब वाला पार्ट करना है ना। देखो,
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। तो बस ग्राफ समझना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अब एक्चुअली एटम दिखता कैसा, बोर थियरी तो रहा नहीं, तो वो कैसा आता है, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, तो इसने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन का हम लोग का क्या लेना पड़ा था, ड्यूअल नेचर की बात किया, ड्यूअल नेचर यही है ना, क्यों इसका मास छोटा था। फिर एक इक्वेशन था, मैंने बोला था कि एक इक्वेशन आएगा डबल डिफरेंशिएशन, डेल्टा टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा टू साई बाई डेल जेड स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ वेव है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। अब एनसीईआरटी में लिखा रहेगा, और लिखा रहेगा कि यही इक्वेशन सॉल्व करके आया, बट तुम्हें ये इक्वेशन लर्न नहीं करना, नीड नॉट टू लर्न, क्लियर ना। क्यों, कहीं से आया वो तो मालूम रहे तुम्हें, वेव इक्वेशन दिखता है कैसे, इलेक्ट्रॉन का ऐसा कुछ होगा, बट ये सब तुम्हें लर्न नहीं करना है। तो पाई क्या होगा 3.14, मास क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है ना, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ई क्या हो गया, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है ना। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जब वाई डिफरेंशिएशन भी पढ़ोगे तो ऐसे डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दोगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता है, ट्रिपल कर दोगे तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब होगा। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन करके आया है। तो ये डिफरेंशिएशन किया हुआ है किसका, इसका मतलब क्या हो गया, ये डी बाई डी एक्स, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है। तो उससे अभी ज्यादा डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं होगा, बस मान के चलो ऐसा एक इक्वेशन था, साई वेव फंक्शन है। नेक्स्ट पेज पे जाओ, एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये सब मैंने कर्व वगैरह सब कुछ भेज दिया था ना तुम लोग को, ग्राफ, हाँ भेज दिया था। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज व्हाट, वेव फंक्शन। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर वेव फंक्शन है एक इलेक्ट्रॉन का, यही है ना। नाउ श्रोडिंगर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, आर थीटा और फाई। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स वाई और जेड ना। पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा और फाई के टर्म में बताते हैं हम लोग। ओके, आर थीटा, मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ से ये स्टार्ट करना था हम लोग। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सबको मालूम होगा, एक्स वाई और जेड। यूजुअली तो एक्स और वाई ही तुम यूज करते हो, बट 3D रहेगा तो एक्स वाई और जेड तीनों बताना होगा, है ना। और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा, किसी पॉइंट को बताना है तो क्या हो जाएगा, वो आर थीटा और फाई से बताएंगे। तो कैसे होगा, तो मान लो एक सक्सेस इधर ले लिया, वो तो अपने ऊपर होता है किसको लो, और वाई एक्सेस इधर ले लिया, और जेड को ऐसे ऊपर की ओर ले लिया। मान लो जेड हॉरिजॉन्टल हो गया, एक्स वाई एक प्लेन में हो गया, और किसी एक पॉइंट की बात करें तो वो पॉइंट कितना दूर है, उसका रेडियस बता सकते हो, ये कि ये इसका आर होगा। थीटा जेड एक्सिस से एंगल ले लिया गया, जब जेड एक्सिस से एंगल थीटा होगा तो तुम्हें मालूम है आर कॉस थीटा क्या होगा, इसके ऊपर प्रोजेक्शन आएगा, जेड के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगा क्या होगा, आर कॉस थीटा, और वाई के ऊपर जो होगा वो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में जाया जाएगा आर साइन थीटा, यही होगा ना। हाँ, तो यहां से लिखोगे तो
तो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं, एक तो आ जाएगा इस प्लेन में और एक यहाँ पे, तो ये आर कॉस थीटा आएगा जेड एक्सिस पे जो आएगा। ये सबको क्लियर है? जेड एक्सिस से थीटा एंगल है तो आर कॉस थीटा क्या आएगा, जेड पे प्रोजेक्शन, और यहाँ पे जो प्रोजेक्शन आ जाएगा ये वाला इस पॉइंट पे, ये कितना होगा, आर साइन थीटा। ये लेना आता है सबको? आर कॉस थीटा कौन सा है, आर साइन थीटा कौन सा, आर इधर, थीटा इधर, तो ये प्रोजेक्शन क्या होता है यहाँ, आर कॉस थीटा, और ये प्रोजेक्शन क्या होता है, आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये आर साइन थीटा होगा। अब इसका एंगल क्या है, यहाँ से फाई एंगल है, ये एंगल फाई है। तो ये कोऑर्डिनेट जो इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से, वो कितना होगा ऐसे, ये पॉइंट कितना आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये आर साइन थीटा था उसका कॉस, तो ये आर साइन थीटा कॉस फाई आएगा। और इसका जो प्रोजेक्शन डालोगे आर साइन थीटा का कहाँ पे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया, तो ये कितना आ जाएगा, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन आर साइन थीटा और उसका भी साइन फाई। ये ट्रिगो का यूज करके 3 पॉइंट लाया गया, एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा और कॉस फाई। वाई पे जाओगे तो क्या होगा, आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड का वैल्यू हो गया आर कॉस थीटा। इसका भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये भी कुछ नहीं पूछने वाला है। मतलब ये क्या है कि 3D में पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है इन जनरल, वो बताया गया एक्स वाई जेड। ब्लू पार्ट नहीं समझ में आया तुम्हें, ये जो आर साइन थीटा वाला है ना, ओके। अब जो हो गया ब्लू पार्ट के लिए क्या किया मैंने, ऐसे, ये वैल्यू है आर, कितना आ गया था, साइन थीटा, और ये एंगल फाई है, तो तुम्हें इसका प्रोजेक्शन बताना है कि ये कितना आता है। तो जितना भी लेंथ हो उसका प्रोजेक्शन लोगे तो कॉस थीटा आता है ना, ये जो भी रहे आर साइन थीटा है कि जो भी है, इसका कॉस थीटा आ जाएगा ना, तो ये कितना होगा, आर साइन थीटा कॉस फाई, और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये वैल्यू कितना होगा, आर साइन थीटा साइन फाई। क्यों ये मालूम है सबको, तभी हम लोग कर सकते हैं कि ये मान लो आर है, ये थीटा है, इसी का यूज कर रहे हैं कि ये आर कॉस थीटा होता है और ये जो होता है आर साइन थीटा होता है। इस ट्रिगो की इस पार्ट का यूज कर रहे हैं हम लोग हर जगह। ये दोनों सेम ही लिखा मैंने, इसको हटा देता हूँ जब दोनों सेम लिखा तो। हाँ देते बोलो। सर वो जो फर्स्ट वाले डायग्राम में फिर आर साइन थीटा है वो एक्स एक्सिस के अलाउ आएगा ना, तो एंगल कैसे बनाएंगे? मतलब कि कोई एक पॉइंट 3D में विजन कर लो एक्स वाई एक्सिस से, तो थीटा एंगल जेड एक्सिस से, जेड पे प्रोजेक्शन तो आर कॉस थीटा ही होगा ना, और एक्स वाई प्लेन में वो जब वो पॉइंट जाके गया तो उसका साइन थीटा आएगा, तो वो आर साइन थीटा आ गया, और फिर उसको प्रोजेक्शन लेके एक्स और वाई पे जाना था। अब वो 2D का बात हो गया। 2D में क्या हो गया कि वो डिस्टेंस हो गया आर साइन थीटा और उसका प्रोजेक्शन लेना है। ये इसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, हाँ, लीव करो, ये सब ग्राफ का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट करके आता है, मैथमेटिक्स में डिटेल में आएगा कि पोलर कोऑर्डिनेट कैसे हो जाता है, कैसे tan थीटा लिया, है ना। तो 3D ये इमेजिनेशन है, बट तो अच्छा ठीक है, देख ले एक बार फिर से। जेड एक्सिस से मान लो थीटा एंगल है, कोई एक पॉइंट 3D में इमेजिन करो, थोड़ा सोचना आ जाएगा। अब उसका प्रोजेक्शन ले लो, एक तो आएगा प्रोजेक्शन जेड एक्सिस पर, बाकी एक्स वाई प्लेन में चला गया कहीं पे, तो जो जेड एक्सिस पे आ गया वो कॉस थीटा होता है, और जो दूर चला गया वो साइन थीटा हो जाता है। तो जो एक्स वाई प्लेन में चला गया वो आर साइन थीटा हो गया। एक बार आर साइन थीटा हो गया तो फिर उसका एंगल दिया हुआ फाई, तो उसका कॉस और साइन ले लो, आर साइन थीटा के साथ कॉस फाई,
और r sin थीटा के साथ sin फाई, यही होगा ना। x और y पे प्रोजेक्शन लेना था उसका। ये थोड़ा ट्रिगो और मैथमेटिक्स का रिलेटेड है, ये नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर बाद में आएगा सर, कोऑर्डिनेट में कराएंगे वो सब। पोलर कोऑर्डिनेट कैसे होता है, मतलब ये केमिस्ट्री नहीं है, एक जनरल टर्म है कि मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, उसमें तुम्हें ये पढ़ना पड़ता है कि ये इस तरह से साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोजेक्शन लिया जाता है। कार्टेशियन जैसे पढ़ा होगा तुमने, एक्स वाई जेड, एक्स का वैल्यू 3 4 5 दिया, मतलब एक्स एक्सिस पे 3, वाई पे 4, जेड पे 5, ऐसे 3,4,5 का मतलब। इसी तरह यहाँ आर थीटा 5 दे दिया जाए, आर दे देगा, वो दे देगा मान लो 3, 60 डिग्री और 25 डिग्री, तो तुम्हें सब बताना होगा कि कितना कितना होगा। हाँ, तो फाइव क्या है, एंगल विद द एक्स एक्सिस, और थीटा क्या है, एंगल विद द जेड एक्सिस, यही है ना। थीटा क्या होगा, एंगल विद द जेड एक्सिस है ना, और फाइव एंगल विद द एक्स एक्सिस। चलो ठीक है, मेन पार्ट पे जाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा आर थीटा फाइव करके एक कोऑर्डिनेट आता है, इसको पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट में क्या हो गया, अब फाइव का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा। अब तो ये 3D में जाएगा ग्राफ, तो 3D में जाएगा तो हम लोग को आर के टर्म में बताना था। तो फाइव जो हो गया फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड, ये तो तीनों डायरेक्शन में होगा, मतलब वेव वेव फंक्शन आएगा तो तीनों डायरेक्शन में आएगा ना, एक्स वाई जेड। तो फाइव एक्चुअली किस पे आ जाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये पोलर कोऑर्डिनेट में चल जाओ। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, आर थीटा और फाइव, ऐसे। अब नीचे वैल्यू दिया हुआ, साई क्या हो गया, वेव फंक्शन। और ये जो होता है वेव फंक्शन, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये वेव फंक्शन है। इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड। बट एम्पलीट्यूड जो तुम जनरल वेव देखते हो वैसा नहीं, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका कुछ भी नहीं है, कोई मीनिंग, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये वर्ड भी याद कर लेना, ये वर्ड भी पूछता है। जैसे नो एनालॉगी लिखा हुआ था ना स्पिन क्वांटम नंबर में, वो उसी तरह ये भी लिख लोगे कि नो सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब आर आर क्या हो गया, इसमें हम लोग लिखे आर, ये क्या हो गया, रेडियल वेव फंक्शन। ये किस पे डिपेंड करेगा, स्मॉल आर पे। आर क्या हो गया, रेडियल वेव फंक्शन। अब इसमें एंगल का कोई टर्म नहीं है, एंगल से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। आर क्या हो गया, रेडियल वेव फंक्शन, एंगल से इंडिपेंडेंट होगा। और ए क्या हो गया, थीटा कॉमा फाई है, ठीक है। अब ये ए को लिया गया तो ये किसके टर्म में लिख दिया गया, इसको यहाँ पे लिख दिया गया आर आर कॉमा, ये क्या हो गया ए। अब ये एल और एम पे केवल डिपेंड होगा, कैसे वो दिखते हैं हम लोग, थीटा और फाई के टर्म में लिखोगे, ये थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि इस सबकी जरूरत भी नहीं है ज्यादा। अब ये क्या हो गया, एंगुलर वेव फंक्शन, सिंपली लर्न कर लेना, ये क्वेश्चन एक भी नहीं आएंगे वैसे। एंगुलर वेव फंक्शन, ओके। अब आर एन एल, आर आर को लिखोगे तो ये क्या हो गया, आर आर को लिख सकते हो आर एन एल, ये किस पे डिपेंड है, एन और एल पे। कैसे, तो ये इंपॉर्टेंट है, कैसे डिपेंड है। आर, ये क्या होता है, साइज एन पे डिपेंड कर गया था, साइज और एनर्जी पे आ जाएगा, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। आर आ जाएगा साइज और इस पे, और एंगुलर वेव फंक्शन जो बढ़ गया तुम्हारा एम एल, जो थीटा और फाई का पार्ट था, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल पे आ जाएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो एन शेप नहीं बताता, फर्स्ट 1s 2s 3s 4s, इससे शेप नहीं मालूम चलेगा। शेप किससे मालूम चल रहा है तुम्हें, एम और एल से। एल का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू क्या है, उससे शेप ऑफ ऑर्बिटल आता है। और एन और एल से क्या मालूम चलता है कि 1s है कि 2s है कि 3s है कि 2p है 3d है, मतलब साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। तो जब ये ऑफबाउ ने बताया था कि किस पे डिपेंड करता था एनर्जी, ओनली द वैल्यू ऑफ एन और एल पे ना। एन और एल वाला क्या डिपेंड करेगा, साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। और एम और एल वाला क्या बताता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। कैसे बताता है वो देखते हैं हम लोग। क्या क्या दिया हुआ है,
साई स्क्वायर इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और वही क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। एन और एल पे एनर्जी डिपेंड थी, वही ऑफ प्रिंसिपल था ना। साई स्क्वायर इज नोन एज व्हाट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ग्राफ बस इंपॉर्टेंट है, या डेंसिटी की तरह हो गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, राइट। हाँ, अब ये साई स्क्वायर क्या हो गया, डेंसिटी की तरह हो गया। कैसे डेंसिटी, मास डेंसिटी तुम जानते हो, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी है वो, उसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी आ जाता है। क्लियर। इसमें दो टर्म आएगा, आर के टर्म में लिखे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मतलब सर्टेन डिस्टेंस पे फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सर्टेन रेडियस पे, है ना। और ए स्क्वायर थीटा फाई एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये एंगुलर से रिलेटेड था कि कितना एंगल, तो दो आ गया, कितने रेडियस पे और कितने एंगल पे फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। बट ये सबसे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं, कई लोगों ने बुकलेट सॉल्व कर लिया गॉड, बट ये सब कुछ भी नहीं आया होगा, सिर्फ थियरी है। हाँ, इसके बाद वाला पॉइंट सारे जो लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट है यहाँ से हम लोग, राइट। ये कई बुक में उतना सही से दिया भी नहीं है तो जरूरत भी नहीं है। हाँ, तो नंबर ऑफ, ये सही से याद कर लेना है, रेडियल नोट्स, इसका फॉर्मूला हो जाता है n माइनस एल माइनस वन। दूसरा होगा नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स, इस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव होंगे सब, वो होता है l। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स क्या होगा, नोट्स विल बी, दोनों ऐड कर दो, n माइनस एल माइनस वन प्लस एल, ये आ जाएगा n माइनस वन। ओके, अब लिखते हैं हम लोग। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, इस पे क्वेश्चन होंगे तुम लोग को बुक में। तो अब इसे शेप कैसे समझेंगे, मान लो 1s पे चलते हैं। फर्स्ट हो गया 1s, द नंबर ऑफ रेडियल नोट्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड की बात करें, पहले पूरा लिख देते हो, एंगुलर नोड एल, एल का वैल्यू कितना होगा, 0। कोई एंगुलर नोड नहीं, मतलब एस को किसी भी एंगल पे जाओ, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, इलेक्ट्रॉन हर जगह है। नोड क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो, मतलब इलेक्ट्रॉन जहां पे ना मिले। तो ऐसा कोई भी नोड नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन ना मिले, किसी भी एंगल पे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, नो एंगल वेयर इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट। मतलब इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इसका मतलब यही हुआ ना, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट एवरी एंगल। तो इसका शेप क्या हो सकता है, तो एक ही शेप हो गया ना, स्फेरिकल, इसका मतलब शेप इज स्फेरिकल। तो ये किसी भी एस ऑर्बिटल की बात करें, एक काम करते हैं, ये 1s हटा देते हैं, 1s हो 2s हो 3s हो, किसी के लिए भी तो यही होगा ना, कोई भी एस ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड 0 हो गया। इस तरह से आ जाएगा अभी, पार्टिसिपेंट 76, 9:30 होते, पता नहीं कुछ बच्चों को होता क्या है, 10 बच्चे ऐसे हैं जिसको 9:30 होते, पेरेंट्स से बात करना होगा, आधे लेक्चर पे क्यों चले जाते हो, वो टाइम 9 का क्यों नहीं चूज करते, 9:15 का क्यों नहीं चूज करते, 9:30 ही क्यों। ये ऐसा तो नहीं कि वो लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है कि अचानक मेमोरी लॉस हो जाता है कि 9:30 हो गया, मैं लेक्चर है कि क्या है, भूल के निकल जाते हैं। क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी, तुम लोग बता सकते हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है क्या कि अचानक होने लगे, अरे 9:30 हो गया, उसमें भूल गए सब कुछ, या घर चले गए या कहीं बाहर चले गए।
उन 10 बच्चों का मेंटल कंडीशन बता सकता है कोई, क्या हो सकता है? एक साथ 10 लोगों का नेटवर्क इशू 9:30 में एग्जैक्टली आता है। अच्छा, 9:30 लगते हैं उनको, बहुत जोर से भूख लगती होगी, राइट? तो वो भूल जाते होंगे, मेमोरी लॉस हो जाता होगा कि पढ़ाई करना है क्या करना है। सही बोलो, तो वो लोग तुरंत ब्रेकफास्ट के लिए निकलते होंगे। पहले एक दो क्लास हाँ 9:30 तक था, बट अब तो लेक्चर 8 to 10 का हो गया तुम लोग का। शेड्यूल ही चेंज हो गया, 2-2 घंटे का कर दिया गया। पहले शेड्यूल 1.5 घंटे का आता था। और मे भी प्रॉब्लम एट होम, हाँ ये हो सकता है कि उन्हें 9:30 में उन लोगों को लैपटॉप या मोबाइल को पेरेंट्स की जरूरत हो। ये एक सही बोल सकता। हाँ, मे पेरेंट्स नीड लैपटॉप, राइट दिशा। या ये भी हो सकता है इम्पेशेंट, बट तो ये 10 के पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा भाई। फ्यूचर सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ तो एक बच्चों को दे दें, या तो लैपटॉप या मोबाइल। क्योंकि आधा पढ़ो और आधा नहीं पढ़ो तो कोई फायदा नहीं ना, कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ थर्व, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब वल्लभ का कहना वॉशरूम में इमरजेंसी आया होगा, 10 बच्चों को एक साथ। वी कैन स्टडी वाइल ईटिंग, ये तो सबसे सही बात है तुम्हारा। इस क्लास में जब ऑफलाइन क्लास होगा तो ईटिंग करते हुए नहीं खा सकते हो, बट यहाँ पर तो जैसे मन वैसे तुम पढ़ सकते हो। बस पढ़ना है, ध्यान देना। खाना खा रहे हो क्या फर्क पड़ता है? तो ब्रेकफास्ट के लिए क्यों जाएंगे? नेट प्रॉब्लम होता होगा 9:30 में, अचानक नेट का प्रॉब्लम आता होगा, 10 लोगों के साथ तो निकल जाते होंगे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हर बार 9:30 में अचानक 10 बच्चे निकलते हैं। लैपटॉप दिया तो मोबाइल तो है ना, हाँ ये भी सही, मोबाइल तो है, मतलब वो बहाने हैं, यू मीन टू से, राइट? वो केवल पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी को वेस्ट कर रहे हैं, ओके राइट। नहीं अंशुल, ऐसा नहीं हो सकता एक साथ 10 बच्चे का। नेचर्स कॉल नो, जादू टोना वो भी हो सकता है। 9:30 में कुछ तो अचानक हो जाता है, उनका दिमाग अचानक भटक जाता होगा, उनका सीसीटीवी देखना पड़ेगा, अचानक मुड़ के वो बोलते हैं ना, जॉम्बी जॉम्बी बन के मूव करना स्टार्ट करते होंगे। हमेशा 9:30 में होता है। अब मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर वालों का, कि बात कर पाए एक बार पेरेंट्स से कि प्रॉब्लम क्या है। एक साथ वो 10 बच्चे क्यों निकल जा रहे हैं? मतलब 8 से 10 का लेक्चर है, तो क्यों नहीं 10 तक अटेंड कर पा रहे, एग्जैक्ट 9:30 में क्यों निकल रहे? 9:25 क्यों नहीं? एक टाइम पे इतना स्टडी नहीं कर पाते होंगे। मतलब 1 hour 30 minutes तक ही स्टडी कर सकते हैं वो। तो जब सोचो आईआईटी का पेपर देने जाएंगे 3 घंटे का, 1 घंटे 30 मिनट की स्टडी करके क्या होगा? अचानक उनको लगेगा बस हो गया, वो छोड़ देंगे, आधा पेपर अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। हाँ, स्क्रीन शॉट लेके मुझे पेरेंट्स से बात कराना होगा। सिटिंग कैपेसिटी नहीं होगी, हाँ कौशिक सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे कौन बोला कि भाई बैठ के पढ़ो? जस्ट जोकिंग। हाँ चलो, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए तुम लोग, हम लोग का भी दिमाग थोड़ा इधर शांत हो गया। चलो आगे करते हैं अभी। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितना था? L=0 है, यही है ना? उसके बाद क्या होगा? तो यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं है, एंगुलर नोड मतलब कोई भी एंगल नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो। ये तो एक ही केस में हो सकता है ना, जब वो स्पेरिकल हो। स्पेरिकल होगा तभी ये हो सकता है, राइट? ओके, अब क्या हो जाएगा? 2s की बात करें हम लोग। हाँ तो 1s की बात करते हैं पहले। 1s का क्या हो गया? नंबर ऑफ एंगुलर नोड इक्वल टू L इक्वल टू 0, यही हुआ ना? एंड नंबर ऑफ रेडियल नोड, रेडियल नोड कितना हो जाएगा? n-l-1, n का वैल्यू 1 -0 -1 0 ना। मतलब 1s का कोई रेडियल नोड नहीं है,
हर जगह इलेक्ट्रॉन उसका प्रेजेंट होगा। तो अब वेव मानो 1s कैसा हो जाएगा, यहां से यहां तक सब ये वेव है, इधर ये 1s हो गया ऐसे। 1s जहां जाओगे वहां पर है पूरा स्पेयर, कोई भी डिस्टेंस यहाँ पे नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना मिले, मतलब नो रेडियल नोड, किसी भी डिस्टेंस पर जाओ नोड नहीं मिलेगा। रेडियल नोड और स्पेरिकल नोड, स्पेरिकल मतलब कोई भी स्पेयर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना मिले, और एंगुलर नोड भी नहीं है इसका। तो 1s का सिर्फ ऐसा हो गया। अब 2s की बात करें तो 2s में नंबर ऑफ एंगुलर नोड वही L इक्वल टू 0, और नंबर ऑफ रेडियल नोड की बात करें तो कितना होगा, 2 माइनस एस का वैल्यू 0 माइनस, मतलब फॉर्मूला लिख दूंगा ना, फॉर्मूला तो याद नहीं होगा भी तुम लोग को। इट इज n माइनस एल माइनस 1, तो कितना हो गया 2 माइनस 0 माइनस 1, 1 ना एक रेडियल नोड है, मतलब एक ऐसा रेडियस है जहां इलेक्ट्रॉन अचानक गैप हो जा रहा है। तो 2s चारों ओर है, बट एक ऐसा पॉइंट है सर्टेन जहां पे नहीं है। मतलब 2s देखो यहां से यहां तक मिलेगा ऐसे, ये 2s मिला इधर, राइट, ये सब 2s है। अचानक इलेक्ट्रॉन बीच में गैप हो गया 2s का, 1s के गैप नहीं होंगे, 1s चारों ओर होगा, मतलब इस गैप में 1s होगा बट 2s गैप हो गया। तो 2s फिर मिलना स्टार्ट हुआ क्योंकि तो स्फेरिकल था, राइट। तो 2s फिर मिलना स्टार्ट हो गया, बट एक ऐसा रेडियस है जहां पे गैप हो गया, मान लो रेडियस 0.5 एंगस्ट्रम है, तो 0.5 एंगस्ट्रम पे अचानक इलेक्ट्रॉन गैप हो गए 2s पे, फिर 2s दोनों साइड मिलेगा। तो मेन पार्ट है कि ये 2s है और ये भी 2s ही है, बट पहले बोर्ड की बुक देखोगे या मोस्ट ऑफ द बुक तो वो लिख देते हैं ये 1s और ये 2s, अंदर वाले को 1s लिख देते हैं। नहीं, 1s का तो रेडियल नोड कहीं था ही नहीं, 1s चारों ओर था, 2s का रेडियल नोड है, तो ये रेडियल नोड ऑफ व्हाट 2s है, मतलब 2s के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होंगे। और जब नोड आता है तो ये क्या हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस फिर माइनस, मतलब इसको हम लोग प्लस साइन देंगे वेव का, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, उसका माइनस साइन आएगा, क्योंकि ये रेडियल नोड है। यहाँ पे 1s के इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ध्यान देना, 1s पूरा इंफिनिटी तक है, 1s का कहीं कोई गैप नहीं है। स्फीयर से स्टार्ट करो, एक स्फीयर ले लो, उसके चारों सोप बबल लगा दो, तो स्फीयर पूरा सोप बबल लगा दोगे तो एक स्फीयर आ गया। तो उसी तरह 1s पूरा इंफिनिटी तक है, बट 2s को भी एक सोप बबल मान के करो कि पूरा इंफिनिटी तक है, बट बीच में एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां 2s गैप हो गया, एक ऐसा रेडियस जहां पे 2s गैप हो गया। ये क्लियर हो गया कि 2s का कर्व कैसा आ जाएगा, राइट। तो ये सब नोट करना पड़ेगा। इसको मैं एक काम करता हूँ, सेव करते जाता हूँ, सेव 12 में, ओके। अब रेडियल नोड मतलब एक ऐसा रेडियस जहां पे इलेक्ट्रॉन ना मिले, यहाँ से एक ऐसा रेडियस है ना, एक रेडियस ऐसा है, यहाँ से कुछ तो आर होगा ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, वो आर हर जगह सेम होगा। तो मान लो कि वो रेडियस है 1.5 एंगस्ट्रम का, तुम बोलोगे 1.5 एंगस्ट्रम पे 2s नहीं मिल रहा, बाकी जगह मिल रहा है। ये ध्यान देना, बुक इसको 1s से इसको 2s लिख देता है, बट फॉरेन राइटर्स ऑलवेज राइट। इवन अपना महाराष्ट्र बोर्ड की बुक जब मैं 2010 में यहाँ पढ़ा रहा था, अब से 10 साल पहले की बात है, तो भी इसमें रॉन्ग दिया हुआ था, अंदर को 1s बात को 2s किया था उन लोगों ने, बाद में करेक्ट किया उन लोगों ने, ओके। नेक्स्ट में देखिए हम लोग क्या होता है, हाँ ये 2s हो गया, 3s कैसा होगा सोच सकते हो, एंगुलर नोड तो 0 ही है, मतलब स्पेरिकल ही होगा, और रेडियल नोड, हाँ 2 रेडियल नोड, राइट 2 रेडियल नोड्स, करेक्ट। मतलब 3s हर जगह होगा, बीच में 2 ऐसा रेडियस होगा जहां को गायब हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियस जब स्टार्ट करोगे तो 3s यहां से यहां तक जाएगा, इधर 3s होगा, बीच में क्या होगा 3s गायब हो गया, फिर 3s मिल जाएगा यहाँ पे, फिर एक थिन सेल, एक ऐसा रेडियस, ये जितना थिन हो सकता है उतना बनाना होगा। थिन सेल मतलब एक रेडियस लिया तो इतना बड़ा रेडियस कैसे होगा, है ना, रेडियस एक छोटा सा होगा उससे चिपका हुआ, बट फिर बनाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं बड़ा सा गैप दिखा रहा हूँ, बोर्ड पे भी ऐसे ही बड़ा सा गैप दिखा रहेगा। ये 3s ये भी है, राइट, और फिर 3s यहाँ भी है और 3s यहाँ भी है, तो 3s चारों ओर है,
और बीच वाले क्या है तुम्हारे रेडियल नोड। ये क्या हो गया रेडियल नोड और ये भी रेडियल नोड हो गया। तो 3s के इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, इसमें भी मिल गया, बीच में एक रेडियल नोड आ गया और 3s इधर भी मिल गया, यही हुआ ना, करेक्ट है। तो 3s इधर है बीच में है और उसके बीच में दो जगह पे गैप है। तो रेडियल नोड क्या है 3s क्या है, 3s के इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे यहाँ पे, 1s 2s 2p 3d 5d सब हो गए, बस 3s नहीं होगा। ये रेडियल नोड ऑफ क्या है 3s है, ये और ये, या फिर इसको रेड से दिखा दें, ये हो गया रेडियल नोड ऑफ 3s। आई थिंक 3s का भी केस क्लियर है सबको, यस। हाँ दिस विल गो टू इन्फिनिटी, बट इसका इन्फिनिटी एंगस्ट्रॉम क्या है ऑर्डर में, ज्यादा से ज्यादा 5 एंगस्ट्रॉम तक में खत्म हो गया। जैसे तुम्हारे भी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी होगी, तो क्या इन्फिनिटी में रहोगे क्या, तुम्हारी इन्फिनिटी अर्थ पे ही ओवर हो जाती है, मून पे और सन पे नहीं मिल सकती। तो योर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, उसी तरह इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऐसा तो इन्फिनिटी तक होगी, बट एक्चुअली कहाँ होगा वो, अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन अवे जा ही नहीं पाता, हार्डली कुछ एंगस्ट्रॉम तक ही उसका इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी एक कंसेप्ट होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। तुम्हारे लिए इन्फिनाइट डिस्टेंस मतलब 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर इन्फिनाइट हो गया, उतना दूर जाना यदि वॉक करके जा रहे हो तो, है ना। तो जिसका वो कैपेबिलिटी, जैसे टॉर्टवाइज वगैरह ले लो तो उनके लिए इन्फिनिटी थोड़ा ही दूर है, रिलेटिव टर्म होता है, राइट। तो इन्फिनिटी मतलब ये नहीं हो गया कि एब्सोल्यूट इन्फिनिटी, सर्टेन एंगस्ट्रॉम ही उनके लिए इन्फिनिटी। हाँ प्लस माइनस कैसा होगा, पहले को साइन को यदि हम लोग प्लस ले ले तो बाद वाला क्या होगा, इसको साइन को प्लस ले लो, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये माइनस आएगा, फिर नोड के बाद फिर से प्लस आएगा, नोड के बाद प्लस माइनस प्लस। ओके नेक्स्ट करें। हाँ तो 1s 2s 3s, अब क्या हो गया, पी पे चलो, पी सबसेल, पी सबसेल नहीं पी ऑर्बिटल, अभी शेप ऑफ ऑर्बिटल बात कर रहे हैं, सबसेल मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों मिला के, राइट। अब हम लोग एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल कैसा होगा, पी एक्स कैसा होगा, पी वाई जेड कैसा होगा, पी जेड कैसा होगा। तो इसमें क्या होगा 3p। अब इसमें एंगुलर नोड कितना होता है, एल, एल का वैल्यू 1 हो गया, मतलब 1 एंगुलर नोड, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, ये होगा डम्बेल शेप। अब इसका कैसा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना कि न्यूक्लियस हो गया, तो ऐसे कट करोगे तो एक सर्टेन पॉइंट है जहां इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं मिलना चाहिए, तो ये जब कट करोगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन इस साइड होगा और इस साइड होगा, बीच में नहीं मिलना चाहिए, तो वही फिर डम्बल शेप आ जाता ना, फिर वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन का डम्बल शेप कैसा होगा, एक स्फीयर इधर एक स्फीयर इधर, और ये बीच में न्यूक्लियस, और ये होगा इसका एंगुलर नोड, मतलब एक सर्टेन एंगल, बिल्कुल 90 डिग्री, 89 भी नहीं, ये तो टच कर जाएगा इधर या उधर, ऐसा स्फेरिकल है। तो इसको ऐसे न करके इतना मेहनत कौन दिखाएगा, तो बुक में तुम्हें इस तरह से दिखा देगा ऐसे, तब तो तुम ये भी एंगुलर नोड, ऐसा भी एंगुलर नोड, ऐसा तो बहुत सारा दिख रहा है ना। एक्चुअली ऐसे नहीं है, एक्चुअली इस तरह से है, दो स्फीयर, बट रिप्रेजेंट करने में ज्यादा मेहनत ना लगे हम लोग को, इसलिए हम लोग इसको ऐसे तुरंत बना देते हो, 8 के शेप में बना दोगे। 8 कैसे बनाते हो, वैसे बना दोगे, एक इधर लॉब और यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया और एक लॉब इधर, यही है ना। तो ये क्या हो जाएगा बीच में, इसका नोडल प्लेन, ये इसका एक ऐसा एंगल है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, सर्टेन एंगल ऐसा है, उसको एंगुलर नोड बोलेंगे। अब रेडियल नोड का वैल्यू क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1, मतलब एक ऐसा रेडियस जहां पे इलेक्ट्रॉन ना मिले। तो जैसे 2p की हम लोग बात करें तो 2p कैसा हो जाएगा, एंगुलर नोड 0, रेडियल नोड वो भी 0, क्यों 0 होगा, 2 माइनस 1 माइनस 1 0 ही आया ना, तो ये हो गया 2p का शेप।
ये मान लो कि इधर x ले लोगे, इधर y ले लोगे, इधर z ले लोगे, तो ये इसका नोडल प्लेन क्या होगा? ये एंगुलर नोड है ना, एट व्हाट, yz प्लेन। ये px ले लेते हम लोग। सिमिलरली py का नोडल प्लेन क्या था? xz। हाँ, तो एक ऐसा एंगल है एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पे जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, तो इसको एंगुलर नोड बोला गया 2p का। अब रेडियल नोड 0 था, बट यही अब 3p की बात करें हम लोग, तो 3p कैसा होगा? एंगुलर नोड 0, बट रेडियल नोड 3 -1 सॉरी 1 रेडियल नोड। मतलब ये एक ऐसा रेडियस जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ये क्या होगा? यहां से ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे हो गया, एंगुलर नोड 1 है, सॉरी एंगुलर नोड ऑलवेज 1 है। एंगुलर नोड लिखने में ही रॉन्ग हो रहा है स्टार्टिंग से। एंगुलर नोड 1 था, ओके। एक ऐसा है 90 डिग्री का एंगल जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। रेडियल नोड 1 था, 0 था, इसमें 1 है। रेडियल नोड 0 मतलब एक ऐसा रेडियस जहां पे इलेक्ट्रॉन ना मिले। वो रेडियस कहाँ पे लोगे? यहाँ से एक सर्टेन डिस्टेंस पे रेडियस ले लो, ऐसे कट कर दो, तो ये रेडियस पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलना चाहिए, इतना रेडियस पे। मान लो वो 2 एंगस्ट्रॉम होता है, 2 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे ये नहीं मिलना चाहिए। ये मान लो रेडियल नोड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन दिखेगा कैसे? तो इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग? ये इधर से आ गया, यहां से लेके ऐसे कट करते हुए आया, ये इधर से ऐसे आया, इसके बाहर ये कट के इधर हो गया, ये पार्ट कट के ऐसे आ गया, ऐसे। और ये एक ही नोड है, ये रेडियल नोड है। कौन सा रेडियल नोड? ये वाला पार्ट एक रेडियस हो गया, सर्टेन रेडियस जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा। तो ये क्या हो गया? रेडियल नोड। क्लियर हो गया? और ये बीच वाला क्या हो गया? एंगुलर नोड। तो इसमें दोनों है, एक ऐसा एंगल जहां पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिला 90 डिग्री पे, और एक ऐसा रेडियस जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। तो कैसा बनाना पड़ा? इस तरह से ना। 3p रहेगा तो क्या चेंज आता? बल्कि 4p रहता तो 4p में रेडियल नोट कितना हो जाता है? एंगुलर नोट तो एक ही होगा, बट रेडियल 2 होता है। मतलब यहाँ बाहर साइड में एक एक और आ जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है ना, एक और रेडियस जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, इधर उधर मिला के। क्लियर हुआ? ये सबको क्लियर है? यस। हाँ, तो ये सब शेप हो गया कि कैसे आता है। अब कर्व की बात करें हम लोग। अब इलेक्ट्रॉन को तुम्हें व्यू करना होगा। जैसे मैं बताता हूँ, मान लो कि तुम्हें देखना है कि सोडियम कैसा है। सोडियम कैसा है? 1s2 2s2 2p6 3s1, ऐसे है ना। तो सोडियम में कैसा होगा? 11 प्रोटॉन बीच में होगा। ये 1s वाला क्लाउड होगा यहां से यहां तक। 1s का क्लाउड यहां से कहां जाएगा? ऐसे चला गया 1s। फिर क्या होगा? क्लाउड किसका आएगा? 1s में कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 2s के कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2s को बनाऊं मैं, तो 2s ऐसा होगा कुछ, यहाँ पे यहाँ से ये स्फेरिकल ले लो 2s, बीच में अचानक 2s गायब हो गया, यही हुआ ना। फिर 2s मिल गया ऐसे। 2s थोड़ा बढ़ा लेंगे, तो ये क्या हो गया? 2s। और यहाँ पे भी ये 2s, तो ग्रीन वाला 2s हो गया। तो ये भी 2s है, ये भी 2s, ये दोनों मिला के 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? अभी शेप कैसा हो रहा है? 2px कैसा होगा? 2p6। तो 2p6 में क्या होगा? एक px डायरेक्शन में होगा लॉब, एक py डायरेक्शन में होगा, और एक pz डायरेक्शन में होगा। उसमें क्या होगा? px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में 2 इलेक्ट्रॉन, pz में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे होंगे ना। फिर 3s आएगा। अब 3s कैसे बनाओगे? 3s जो होगा 3s कंसेंट्रिक स्फीयर्स, यही होगा ना। सब दिखना बंद हो जाएगा, काम करो इसको नियॉन बना देते हैं, 3s हटा देते हैं। क्लियर? शेप ऑफ द, ये क्लियर हो गया ना कैसे करना है? हाँ, जैसे नियॉन बना, नहीं क्लियर हुआ? 1s कैसा है, 2s कैसा? ओके देखो, 2p6 नहीं समझा। 2p कैसा होता है? px py pz। तो x डायरेक्शन में एक डंबल इमेजिन करो,
मतलब न्यूक्लियस समझो तुम्हारे पास है, तुम्हारे बॉडी के पास न्यूक्लियस रहता है, तुम्हारे राइट हैंड साइड में एक स्फीयर इमेजिन करो और तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में एक स्फीयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमेजिन करो। ये px के दो डंबल हो गए, तुम न्यूक्लियस हो मान लो, सपोज न्यूक्लियस तुम हो, तो तुम्हारे एक्स डायरेक्शन इमेजिन करो, एक्स डायरेक्शन के साइड एक स्फीयर, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ये px हो गया। py कैसा होगा, तुम्हारे आगे एक स्फीयर, तुम्हारे बैक साइड में एक स्फीयर, डंबल डंबल इमेजिन करो, py हो गया। pz कैसा होगा, तुम्हारे सर के ऊपर एक स्फीयर और एक पैर के नीचे। हाँ, तो p का 6 ऐसा हो गया। 1s कैसा इमेजिन करोगे, तुम्हारे चारों ओर मान लो सोप बबल लगा दिया जाए बहुत दूर तक, जिसका कोई एंड नहीं है, तो वो 1s हो गया। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड दिखेगा। 2s का कैसे दिखेगा, 2s भी मान लो कि एक दूसरा सोप बबल ले लो, वो भी तुम्हारे पास से स्टार्ट होगा, थोड़ा दूर तक 2s जाएगा, फिर अचानक गायब हो जाएगा 2s, फिर 2s से स्टार्ट होगा। अब मान लो सोडियम ही लेते हैं तो 3s1 होता, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन 3s में होता था। 3s कैसे होता, 3s भी तुम्हारे ही पास से स्टार्ट होता, न्यूक्लियस से ही, बट वो 2 रेडियल नोड है। वो 3s का इमेजिन करो एक स्फीयर दूर तक, उसकी एनर्जी लेवल अलग है ना, वो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो एनर्जी जो होगा वो बीच बीच में 2 जगह पे गायब हो जाएगा। वो तुम्हारे पास से स्टार्ट होगा, सोप बबल टाइप इमेजिन करो, कुछ दूर तक गया, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर अचानक नहीं, उसके बाद क्या होगा, 3s गायब हो गया, फिर 3s मिलने लगा, फिर 3s गायब हो जाएगा, फिर 3s मिलने लगा, इंफिनिटी तक मिलेगा। तो सब इंफिनिटी तक जाएंगे, नहीं कोई किसी के अंदर नहीं है, सब इंफिनिटी तक है। 2s 1s के अंदर नहीं लिया, 1s भी न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहा है, 2s भी न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहा है, 1s भी इंफिनिटी तक जा रहा है, 2s भी इंफिनिटी से जा रहा है ना। बट 1s क्या हो गया, न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ, इंफिनिटी तक चला गया है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे नहीं मिले। 2s भी न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ और इंफिनिटी तक गया, बट बीच में एक जगह वो गायब हो गया। समझ में आया ना, वो जहां पे गायब हो गया वहां पे केवल 2s नहीं है, देखो वहां पे 1s है, 2s कहां पे, बीच में एक जगह गायब हो गया है ना, बट 1s वहां पे है, 1s तो लास्ट तक गया हुआ है, 1s में इंफिनिटी तक गया हुआ, 2s में इंफिनिटी तक गया। अब इंफिनिटी कैसे दिखाया जाए, इसलिए मैंने बाउंड्री दिखा दिया। हाँ, 3s 4s सब न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा, 3s को भी इमेजिन करो न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ, राइट। बट 3s क्या होगा, बीच में 2 जगह पे गायब हो जाएगा, कुछ दूर गया फिर 3s गायब हो गया, अचानक मिला ही नहीं। बट वो जहां पे वो गायब हो गया 3s, वहां पे 1s है, 2s है, सब है, 3s नहीं रहेगा केवल। फिर क्या होगा, 2 ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे 3s गायब हो गया, अब फिर लास्ट तक गया वो। क्लियर हुआ अभी, कि अब कॉम्प्लेक्स था, मैंने बताया था शेप ऑफ कैसा होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स शेप में ऐसा दिखेगा। ओके, अभी क्लियर हो गया सबको कैसा शेप दिखेगा। हाँ, 3p होता तो p में रेडियल नोड भी आता है, राइट। एंगुलर तो आता ही आता, एक ऐसा रेडियस होता ना, सो हम जहां पे वो गायब हो जाता वो 3p, बट बाकी सब होंगे, वो रेडियल नोड केवल 3p का होगा, 3p नहीं होगा, बाकी सब वहां पर होंगे, प्रेजेंट होंगे। हाँ, थोड़ा इसको 3D पिक्चर देखना है तो गूगल पे टाइप कर सकते हो, 1s ऑर्बिटल दिखाएगा कैसा है, 2s कैसा दिखेगा, 3s कैसा दिखता है, तो क्लियर हो जाएगा कि सब न्यूक्लियस से स्टार्ट होते हैं। ये नहीं कि 1s पहले आ गया फिर वहां से 2s से स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं है, सब न्यूक्लियस से ही स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, तो अब वेव फंक्शन लेके इस तरह से करना था। अब बताओ 1s का रेडियल नोड हम लोग जब साई और आर का ग्राफ करें, तो 1s का कोई रेडियल नोड है क्या, नहीं, तो कभी कट किया ही नहीं, ऐसा कोई रेडियस नहीं है जहां पे साई 0 होगा क्या, नहीं होगा। तो ये 1s का कर्व ऐसे होगा साई का, बट 2s का कर्व कैसा होगा, 2s का साई इधर जाएगा, फिर यहां से जाके ऐसे अप चला गया, मतलब यहाँ पे प्लस साइन था तो प्लस ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन, यहाँ पे माइनस, ये क्या हो गया, नोड हो गया, एक ऐसा रेडियस है जहां पे नोड मिल रहा है, तो 2s का ऐसा होगा साई और आर का ग्राफ। 3s का कैसा होगा, 3s का लेंगे तो इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जाएगा, एक रेडियल नोड, दूसरा रेडियल नोड, फिर आके ऐसे पैरेलल होगा, अब नहीं कट करेगा वो। तो 3s का साई और आर का ग्राफ देखें,
इसमें 2 रेडियल नोड दिखेंगे। किस पॉइंट पे? एक ये रेडियल नोड है, एक सर्टेन रेडियस, एक ये रेडियल नोड है, ऐसे। 3s में रेडियल नोड कितना होता है? हाँ, उसके बाद आगे चलते जाओ। 4s में फिर से एक बार कट कर दो। 5s में एक बार और कट कर दो। जैसे 5s करेंगे तो रेडियल नोड कितना होगा? 4 रेडियल नोड। तो वो दिखा के पूछेगा कौन सा ही है, ऐसे कर देगा 1 2 3, कितना हो गया? 4, ऐसे जाएगा ना। तो पूछेगा कि किस एस का ग्राफ है। तो ये 1, कितने रेडियल दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 4 जगह ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। ये किसका नोड होगा? 5s में ही 4 रेडियल नोड होंगे ना। 5s में कितने होंगे? 4 रेडियल नोड्स। यही होगा ना। ये क्लियर हुआ कैसे कैसे करना है? हाँ, तो ये कर्व बस पूछेगा ये फॉर्म करके कि ये कौन सा है, 5s है, 3s है, 4s है। 4s कैसा होगा? 4s समझ पा रहे हो? हाँ, 4s में 3 पॉइंट पे कट करते दिखना चाहिए। 4s में रेडियल नोड कितना होगा? 3 ना। n माइनस। हाँ, तो 3 नोड्स कैसे करोगे? यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे। ये तो 2 ही हुआ ना, एक और बार नीचे 3, फिर अब कट नहीं करना है। ये एक लाइन पे ऐसे जाएगा। तो इंफिनिटी, ये सब एम्पलीट्यूड से हम दिखाते हुए देखो 1 2 3। हाँ, 3 टाइम्स हो गया, अब नहीं कट करने देना। अब पैरेलल कर दो। ये 3 रेडियल नोड्स, ऐसे ग्राफ आएंगे। तो एक काम करो, ग्राफ वाले भी क्वेश्चन कर दो। 2p का भी सिमिलर होगा, नो रेडियल नोड। तो 2p कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? देखो तो अपने बुक में कौन कौन सा है। रेडियल नोड स्केल देख लेते हैं 2 मिनट और, क्योंकि मेरा भी लेक्चर है। हाँ, देखो तो वो ग्राफ में दिया हुआ 1s का ग्राफ कैसा दिया हुआ है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस 1s 2s 3s, तीनों ग्राफ जो मैंने दिखाया वैसे ही है ना। साइन भी दिखा हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लेफ्ट हैंड साइड में, यही है ना। थोड़ा लेट हो रहा है। कल तक सारे क्वेश्चंस करके आ जाओ, राइट। इट इज रियली अमेजिंग। जो समझ में आ जाए ना जिसको, उसे अच्छा लगेगा एकदम। कैसा है ये तो सोचो। इस पे अभी रिसर्च चल ही रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे पूरा रिसर्च है ये।